निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र की अवधारणा एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। व्याख्या करना उपयुक्त उदाहरण सहित कथन। 1 ए सूक्ष्मार्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर हैं क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था में परिवर्तन व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। और इसके विपरीत, उदाहरण के लिए, समग्र उपभोक्ता खर्च, समष्टि आर्थिक, में कमी से कंपनी मांग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने उत्पादों, सूक्ष्म आर्थिक, की कीमतें कम कर सकती है। इसी तरह, बढ़ी हुई बचत जैसे व्यक्तिगत विकल्प राष्ट्रीय बचत दरों को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार ब्याज दरों जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों को प्रभावित कर सकते हैं। 1 अर्थव्यवस्था का विकास जरूरतों को पूरा करने और संतुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव चाहता है। व्याख्या करना। 1 एक अर्थव्यवस्था का विकास नवाचार को बढ़ावा देता है, उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, तकनीकी प्रगति ने स्मार्टफोन के निर्माण को जन्म दिया है, जो कनेक्टिविटी और सुविधा की इच्छा को पूरा करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, वे विविध अवसर पैदा करती हैं। मानवीय इच्छाओं और आकांक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करती हैं। प्रश्न ए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दें। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानी जाती है। किसी देश का विकास और समृद्धि। कथन स्पष्ट करें। 2 निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व प्रत्येक की ताकत का लाभ उठाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जबकि निजी क्षेत्र नवाचार, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और नियामक ढांचे को सुनिश्चित करता है। ये सहजीवी संबंध सामाजिक आवश्यकताओं के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करता है, जिससे देश में समग्र समृद्धि आती है। 2 प्रश्न बी निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दें। श्रम गहन तकनीकों और पूंजी गहन तकनीकों के बीच अंतर करें। उत्पादन। उनमें से कौन सा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है और क्यों? 2 श्रम गहन तकनीकें न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ मानव श्रम पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, जबकि पूंजी गहन तकनीकों में मशीनरी और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उपयोग शामिल होता है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दोनों के बीच संतुलन आदर्श है, लेकिन वर्तमान श्रम प्रचुरता और तकनीकी प्रगति को देखते हुए पूंजी गहन तकनीकों की ओर झुकाव उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही रोजगार के अवसर भी प्रदान। 3 प्रश्न ए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दें। बाजार में वस्तु की असंतुलन कीमत को किसकी सहायता से समायोजित किया जाता है? मांग और आपूर्ति बल, चित्रमय प्रस्तुति की सहायता से समझाइए। 3 जब किसी वस्तु की कीमत असंतुलन में होती है, या तो बहुत अधिक या बहुत कम, मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियां संतुलन बहाल करने के लिए काम करती हैं। यदि कीमत बहुत अधिक है, तो आपूर्ति की गई मात्रा मांग की मात्रा से अधिक हो जाती है, जिससे अधिशेष हो जाता है, जिससे विक्रेता कीमतें कम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत, यदि कीमत बहुत कम है, तो मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे कमी पैदा होती है, जिससे विक्रेता कीमतें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक संतुलन नहीं बन जाता। 3 प्रश्न बी निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दें।
एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार और एक एकाधिकार बाजार में उत्पादकों की भूमिका होती है किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय उलट दिया जाता है। कारण स्पष्ट करें। 3A-B एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कई उत्पादकों का कीमत पर बहुत कम नियंत्रण होता है, क्योंकि वे कीमत स्वीकार करने वाले होते हैं। कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके विपरीत, एक एकाधिकार बाजार में एकल उत्पादक का कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि वह वस्तु का एकमात्र प्रदाता होता है, जो उसे अधिकतम लाभ के लिए कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देता है। प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। जनता के कल्याण के लिए मूल्य नियंत्रण करें। कथन को उपयुक्त सहित समझाइए। चित्रण 4A अधिकतम कीमत या नियंत्रण। मूल्य लगाना कालाबाजारी को रोकने और जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक उपाय के रूप में कार्य करता है। किसी वस्तु के लिए अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करके अधिकारियों का लक्ष्य विक्रेताओं को कमी या उच्च मांग के दौरान अत्यधिक कीमत वसूलकर उपभोक्ताओं का शोषण करने से रोकना है। उदाहरण के लिए, किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकार कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए बोतलबंद पानी या खाद्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुओं पर अधिकतम कीमत लगा सकती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ये सामान सामान्य आबादी, विशेषकर सबसे कमजोर लोगों के लिए किफायती बने रहें। जब कीमतें उचित सीमा के भीतर रखी जाती हैं, तो व्यक्तियों को कालाबाजारी में शामिल होने के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वे विनियमित छत मूल्य से काफी अधिक कीमतें वसूलकर अत्यधिक लाभ नहीं कमा सकते हैं। इस प्रकार, अधिकतम कीमतों का उपकरण बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और उपभोक्ताओं को शोषण से बचाता है। प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। आपको सुझाव दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में बीमा कंपनी शाखा कार्यालय में जाएं। इलाका शाखा के बीमा कार्यकारी अधिकारी से मिलें और इस बारे में चर्चा करें। बीमा पॉलिसी लेने की प्रक्रिया। चर्चा के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें। 4A-B स्थानीय बीमा कंपनी शाखा कार्यालय के दौरे के दौरान बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में बीमा कार्यकारी अधिकारी के साथ मेरी गहन चर्चा हुई। अधिकारी ने किसी की जरूरतों के लिए उपयुक्त बीमा कवरेज के प्रकार का चयन करने से लेकर इसमें शामिल चरणों की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद आवेदक व्यक्तिगत और संपत्ति विवरण प्रदान करते हुए एक आवेदन पत्र भरता है। बीमा कंपनी प्रदान की गई जानकारी के आधार पर जोखिम प्रोफाइल का आकलन करती है और प्रीमियम राशि निर्धारित करती है। अनुमोदन पर पॉलिसीधारक प्रीमियम का भुगतान करता है और पॉलिसी जारी की जाती है। अधिकारी ने सोच समझकर निर्णय लेने के लिए पॉलिसी की शर्तों और कवरेज सीमाओं को समझने के महत्व पर जोर दिया। कुल मिलाकर, चर्चा बीमा पॉलिसी अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल व्यवस्थित दृष्टिकोण और पारदर्शिता पर प्रकाश डालती है। ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार और एकाधिकार बाजार की विशेषताओं की तुलना करें। 5A पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कई छोटी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं, समान उत्पाद पेश करती हैं, कीमतों को प्रभावित करने की कोई बाजार शक्ति नहीं होती है। प्रवेश और निकास आसान है, जिससे लंबे समय में शून्य आर्थिक लाभ होता है। इसके विपरीत, एक एकाधिकार में कीमत और आउटपुट पर महत्वपूर्ण नियंत्रण वाला एकल विक्रेता होता है। प्रवेश में बाधाएं अक्सर पेटेंट, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं या सरकारी विनियमन के कारण अधिक होती हैं।
पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार अधिक कीमत वसूल सकते हैं और कम उत्पादन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एकाधिकार में उनके बाजार प्रभुत्व के कारण नवाचार या दक्षता के लिए प्रोत्साहन की कमी हो सकती है, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी दबावों के माध्यम से नवाचार और आवंटन दक्षता को बढ़ावा देती है। 5A B निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान पंचवर्षीय योजना ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। औद्योगिकरण का क्षेत्र। दिए गए कथन को विस्तृत कीजिए। 5A B स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं ने कई देशों में औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन योजनाओं में आमतौर पर 5 साल की अवधि में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी उन्नति के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है। सब्सिडी, कर प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसी विभिन्न नीतियों को लागू करके सरकारों ने उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाएं अक्सर विनिर्माण, ऊर्जा और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो निरंतर आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करती हैं। परिणामस्वरूप कई देशों में औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, जिसमें विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव शामिल है। कुल मिलाकर पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन ने तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान अर्थव्यवस्थाओं के परिवर्तन में योगदान से कोई एक परियोजना तैयार करें। सरकार द्वारा शुरू किए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर एक परियोजना कार्य तैयार करें। अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों की संरचना। परिचय। गरीबी का अर्थ एवं वर्तमान स्थिति। इस अवधि से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण के बीच 2000 to 2022 जांच परिणाम, निष्कर्ष और सुझाव। 6A परियोजना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम परिचय। गरीबी वैश्विक स्तर पर एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसकी गंभीरता को पहचानते हुए दुनिया भर की सरकारों ने इस मुद्दे के समाधान के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य गरीबी की अवधारणा को गहराई से समझना, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना और 2000 से 2022 तक सरकार द्वारा शुरू किए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। गरीबी का अर्थ और वर्तमान स्थिति। गरीबी अपने सार में अभाव की स्थिति को दर्शाती है, जहां व्यक्तियों को भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी होती है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में गरीबी बनी हुई है, जिससे असमानता और सामाजिक अशांति का चक्र कायम है। वर्तमान में गरीबी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रकट होती है, जो सभी उम्र, लिंग और पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को प्रभावित करती है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2000 to 2022 का संक्षिप्त विवरण। 2000 और 2022 के बीच सरकार ने कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए, जिनका उद्देश्य गरीबी के मूल कारणों से निपटना और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का उत्थान करना था। इन कार्यक्रमों में कई प्रकार की पहल शामिल हैं। 1. आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करने, कौशल विकास और गरीब पृष्ठभूमि के इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित पहल। 2. समाज कल्याण कार्यक्रम कमजोर समुदायों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा,
स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से योजनाएं। 3. ग्रामीण विकास परियोजनाएं * गरीबी कम करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कृषि उत्पादकता और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाने पर लक्षित हस्तक्षेप। 4. माइक्रो फाइनेंस पहल * छोटे पैमाने के उद्यमों और संपार्श्विक या औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं की कमी वाले व्यक्तियों के लिए ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाले कार्यक्रम। 5. गरीबी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र * गरीबी उन्मूलन हस्तक्षेपों के प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन करने, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचे की स्थापना। जांच परिणाम * 2000 और 2022 के बीच लागू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कठोर विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से कई प्रमुख निष्कर्ष सामने आए। 1. सकारात्मक प्रभाव * कई कार्यक्रमों ने गरीबी दर को कम करने, जीवन स्तर में सुधार करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक समावेशन को बढ़ाने में योगदान दिया है। 2. चुनौतियां बनी रहती हैं * प्रगति के बावजूद नौकरशाही की अक्षमताएं, अपर्याप्त धन और कार्यान्वयन अंतराल जैसी चुनौतियां गरीबी उन्मूलन पहल की प्रभावशीलता और पहुंच में बाधा डालती हैं। 3. लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता * स्थायी गरीबी में कमी लाने के लिए विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और कमजोरियों को संबोधित करने वाले अनुरूप हस्तक्षेप आवश्यक हैं। 4. सशक्तिकरण और भागीदारी * सामुदायिक भागीदारी, सशक्तिकरण और स्वामित्व को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों से लाभार्थियों के बीच आत्मनिर्भरता और लचीलेपन को बढ़ावा देने, स्थायी प्रभाव उत्पन्न होने की अधिक संभावना है। निष्कर्ष और सुझाव * निष्कर्षतः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों ने पिछले 2 दशकों में गरीबी की बहुमुखी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि गरीबी से प्रभावी ढंग से निपटने और समावेशी विकास हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास, नवीन दृष्टिकोण और बहुहितधारक सहयोग आवश्यक हैं। सरकार को आर्थिक विकास और संसाधनों के समान वितरण के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, शासन संरचनाओं को बढ़ाना और नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना गरीबी उन्मूलन प्रयासों के प्रभाव और स्थिरता को और बढ़ा सकता है। समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर सरकारें धीरे धीरे लाखों लोगों को गरीबी की चपेट से बाहर निकाल सकती हैं और अधिक समृद्ध और न्यायसंगत समाज का मार्ग प्रशस्त